हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। ये ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 2 है जिस पर आज का डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का एजेंडा है, यानी आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इन टॉपिक्स पे करने वाले हैं, जिसमें पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, फिर देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इंडिया में किस टाइप का है, और फिर बाद में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया जो है हमने कैसे किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे यहाँ पर लिखा है, द ह्यूमंस अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर अवर ऑन एग्जिस्टेंस। क्योंकि जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम जो है हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो हम एक कॉम्प्लेक्स वेब के जैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी जैसे वो मकड़ी का जाला होता है ना, वैसे। ठीक है, तो हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट या आइसोलेट होकर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, तो हम एक साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जैसे उसमें जो फॉरेस्ट आती है, फॉरेस्ट प्ले की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रोल है, एज दीज आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि फॉरेस्ट पे ही हमारे प्लांट्स वगैरह होंगे और वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं हमारे। ठीक है, ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड, क्योंकि उन्हीं पर हमारे, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ना ऑटोट्रॉफ। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि हम लोग आ गए, जिसमें ह्यूमंस एनिमल्स आ गए, जो इन पर डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। ठीक है, तो यानी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस अवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। यानी हमारा जो मतलब फूड है, हमारा जो शेल्टर है, ठीक है, वो सब जो है इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा जो है एग्जिस्टेंस जो है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, हम आइसोलेट होकर नहीं जी सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। यानी इंडिया में जो है बहुत वैरायटी में आपको फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा। फ्लोरा होता है हमारा वनस्पति, और फौना में आते हैं हमारे जितने भी वैरायटी में यहाँ पर जानवर आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, इसमें वो आता है। ठीक है, अब ये जो है बहुत डाइवर्स टाइप के होते हैं, और ये जो है सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये एक दूसरे से पर डिपेंड करते हैं, फ्लोरा और फौना जो है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, these diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted। यानी ये हमारी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, हम उनको मतलब उतना ख्याल नहीं रखते हैं इनका। ठीक है, एंड नाउ दीज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू अवर इनसेंसिटिविटी टू एनवायरमेंट। जिससे आप लोगों ने देखा होगा, जो स्पैरो होती है, घरेलू चिड़िया होती है, अब उनका नंबर कम हो गया है, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और इंटरनेट फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल हो गई है, उसकी वाइब्रेशन से जो है उनके ऊपर अफेक्ट होता है, जैसे वो रोबोट 2.0 मूवी में भी दिखाया है। ठीक है, तो वो अब गायब होते जा रही है, वो कम दिखते हैं हमको इन्वायरमेंट में। और जैसे देखिए हम फॉरेस्ट वगैरह हैं, क्योंकि अब हम ज़्यादा अर्बनाइज होते जा रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी कम हो रहा है, तो वहाँ जो जानवर रहते हैं उनका हैबिटेट तो ख़राब हो जाता है ना, फिर वो वहाँ से भागते हैं। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो 10% फ्लोरा है और फोना है 20%, वो अंडर थ्रेट आ गया है। ठीक है, मतलब इतनी स्पीशीज़ है जो अभी अपने आप में मतलब जो है इनको एक खतरा महसूस होता है, कि जैसे चिड़िया का मैंने बताया और फॉरेस्ट का आपको बताया। तो चलिए बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब हमने इंडिया में कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो अंडर थ्रेट है। ठीक है, तो हमें उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन क्या करता है, प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। और फिर ये फर्दर प्रिजर्व करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। क्योंकि अगर हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कंजर्व करेंगे, तो ऑब्वियस है जो हमारे एनिमल्स और प्लांट जो उन पर डिपेंडेंट हैं वो भी प्रिजर्व होंगे। क्योंकि अगर किसी वैरायटी ऑफ प्लांट का अगर हम देखें कि अगर वो एनवायरनमेंट से मतलब गायब भी हो जाते हैं, मतलब उनका अगर जैसे एग्जिस्टेंस जो है इतना डेंजर में पड़ गया है कि अब उनके जीन्स मतलब उनकी फर्दर प्रोजनी बन ही नहीं रही है, और जो उनकी मतलब पैदावार होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही है, तो एक तरह से देखा जाए तो उनका जीन जो होगा वो लॉस्ट ही हो गए ना इन्वायरमेंट से, फिर उनकी फर्दर स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेंगी ही नहीं इन फ्यूचर। तो ज़रूरी है कि हम उन्हें अभी कंजर्व करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी, फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। यानी इनमें भी हम अभी बहुत बैकवर्ड तरीके से उन दिनों काम कर रहे थे। ठीक है, तो कंजर्वेशनिस्ट ने डिमांड किया कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 1960 से 70s के टाइम पीरियड के दौरान
तो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड होने लगेगी, हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, ठीक है। इसमें बहुत से प्रोविजंस दिए गए थे कि हम कैसे अपने जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनके हैबिटेट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जिनका नंबर जो था कम होता जा रहा था, ठीक है। अब हम उनके नंबर को कैसे बढ़ा सकते थे, बाय बैनिंग हंटिंग, यानी उनके इलीगल शिकार पे हम रोक लगाएं, रिस्ट्रिक्टिंग इलीगल ट्रेडिंग, यानी उनको जैसे जानवरों को ज़बरदस्ती पिंजरे में बंद करके और फिर इधर से उधर बेचते थे, ठीक है, इस पर हम बैन लगाएं। एंड गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, और उनका हैबिटेट जो है उसको हम बचाएं, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा जैसे शहरीकरण करेंगे, जंगल काटेंगे, अगर खत्म कर देंगे जंगल, तो ऑब्वियस है ना उनका हैबिटेट अफेक्ट होगा, तो उनका नंबर तो खत्म ही हो जाएगा ना एक टाइम के बाद। फिर उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो तो लॉस हो जाएगी, क्योंकि उनका जीन तो एनवायरमेंट से चले गया फिर फ्यूचर में। सब्सिक्वेंटली मेनी स्टेट्स ने फिर क्या किया, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने स्टेब्लिश किए बहुत से नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत से डिफरेंट फिर जो प्रोजेक्ट थे वो अनाउंस किए, जैसे कि प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स लाइक, जैसे टाइगर पे चलाए प्रोग्राम, कश्मीर स्टैग पे चलाए, ठीक है, और घड़ियाल जो मगरमच्छ होते हैं, एशियाटिक लायंस पे चला है, एंड डिफरेंट स्पीशीज़ पे चला है। फिर बाद में ये प्रोग्राम जो एक्सटेंड कर दिए गए, लाइक इंडियन एलिफेंट पे, ब्लैक बक पे, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड पे, स्नो लेपर्ड वगैरह पे, ठीक है। फिर इनको लीगल और पार्शियल प्रोटेक्शन दी गई, जिसको जितनी भी ज़रूरी थी, ठीक है, हंटिंग वगैरह से और ट्रेड से, यानी ये सब पे बैन लगाना है, ताकि इनका नंबर जो है, इनका जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बनी रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे फेमस प्रोजेक्ट की, जो कि है प्रोजेक्ट टाइगर। इस पर जो है एमसीक्यू भी आ सकता है आपको बोर्ड में, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वन ऑफ द वर्ल्ड पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन है इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस हुआ था और ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1973। टाइगर कंजर्वेशन जो है, इसमें हमने सिर्फ इनको, इस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मतलब खतरे से बचाया नहीं, बल्कि हमने क्या किया, इनके नंबर को भी हमने प्रिजर्व किया, ठीक है। और इनका नंबर जो था हमने बढ़ाया है इस प्रोग्राम के बाद, ठीक है। लिखा है ना, मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, यानी हमने इनके नंबर को बढ़ाया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट चलाए किन किन पार्क्स में गए थे, जैसे ये है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम, एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, ठीक है। ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में जहाँ हमने इन प्रोग्राम्स को चलाया और फिर उससे हमने इनके नंबर को बढ़ाया टाइगर्स के, ठीक है, क्योंकि उस दौरान इनका नंबर जो था कम होता जा रहा था। तो फिर इस नोटिफिकेशन के बाद जब हमने देखा कि 72 में जब हमारा WPA एक्ट आया, तो उसके बाद फर्दर 1980 और 86 में भी फर्दर फिर नोटिफिकेशन आए वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ही, जिसमें हमने ये प्रोग्राम जो था हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज पे चलाया, मॉथ्स पे, बीटल्स पे, एंड ड्रैगन फ्लाई वगैरह को भी इन लिस्ट में प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में डाल दिया कि हमें इनकी कंजर्वेशन पर भी काम करना है। फिर इन 1991 में फर्स्ट टाइम हमने प्लांट्स को भी इसी में ऐड कर दिया, ठीक है, कि हमें प्लांट्स का भी प्रोटेक्शन करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी हमने अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जो है किस तरह से डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, ठीक है। जिसमें पहली कैटेगरी जो है वो है हमारी रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो होते हैं मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन इज कंसर्न, यानी सबसे ज़्यादा जो कंजर्वेशन करते हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट में करते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, यानी पूरे फॉरेस्ट का आधे से ज़्यादा एरिया जो होता है वो हम रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे रखते हैं। इसमें जो है हमारे जो एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ होती है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो है किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता है, ताकि वो जो स्पीशीज़ वहाँ की हैं वो सारी प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अगला है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, ये भी फर्दर डिप्लीशन से, क्योंकि इसमें जो होता है 1/3 एरिया आता है टोटल फॉरेस्ट का, ठीक है। और ये डिक्लेयर किया जाता है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी जिस भी स्टेट में जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस एरिया में होगा वो डिक्लेयर करते हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। यानी 1/3 एरिया ऑलमोस्ट रहता ही है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में जो है वो फॉरेस्ट आते हैं, जैसे कि जो बाकी का फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें कि वेस्ट लैंड वगैरह होता है, तो इसमें तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ कोई भी जा सकता है, ठीक है। इसमें किसी को भी जाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है इसमें सिर्फ रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च पर्पसेस वगैरह के लिए ही जाना अलाउड रहता है, वो भी परमिशन से। और रिजर्व फॉरेस्ट में तो बिना परमिशन के जा ही नहीं सकते। वैसे इनमें जो होता है मोस्टली जाने भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन के लिहाज से बनाए गए हैं ना। तो जानवर वहाँ बिल्कुल जो होते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से जैसे वो रहते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में, वो बस ही रहते हैं, ये उनके लिए बनाया होता है एरिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे कितनी कितनी
स्टेट्स में कौन कौन से टाइप के अवेलेबल हैं, हम इसमें वो देखेंगे। अब जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये एक्चुअल में करते क्या है, हम यहाँ पर टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखते हैं, और फिर हम स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होती है। जो हमारा मध्य प्रदेश है स्टेट, वहाँ पे जो है लार्जेस्ट एरिया जो है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, यानी 75% जो फॉरेस्ट एरिया जो पड़ता है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश की स्टेट में ही है। और अदर स्टेट देखें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर ज़्यादा हमारे को देखने को मिलेंगे जो टोटल फॉरेस्ट एरिया में से हैं। रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा और राजस्थान में जो है आपको ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात में जो है आपको ज़्यादा यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा अनक्लास फॉरेस्ट है, ठीक है। ये जो होते हैं मेंटेन होते हैं बाय द लोकल कम्युनिटीज़। तो चलिए बात कर लेते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने कम्युनिटीज़ जो हैं जो वो कैसे अवेयर हुई है कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में वहाँ पर जो विलेजर्स थे वो माइनिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने इसको किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। इनहेरिटेंट्स ऑफ द 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डिक्लेयर किया 1200 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो था, जो फॉरेस्ट एरिया का नाम है ये भैरवदेव दाकब सेंचुरी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया अपने खुद के बनाए हुए रूल्स इन्होंने बना लिए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम किसी को यहाँ हंटिंग नहीं करने देंगे, आउटसाइड इंक्रोचमेंट यानी बाहर से आके कोई हमारे वाइल्ड लाइफ वगैरह यहाँ पर खराब करने की कोशिश करेगा हम वो भी नहीं करने देंगे, ठीक है। यानी जैसे ये माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए कंपनीज आ रही होंगी ना, तो ये वही आउटसाइड इंक्रोचमेंट एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, और हमें यहाँ के वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है। तो ये राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में हुआ। अगला जो है वो है फेमस चिपको मूवमेंट, ये हिमालयस में हुआ था। यहाँ पर क्या था, जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज की वो आते थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आते हैं वहाँ पे अपने उनको फैक्ट्री सेटअप करनी होती है, तो वहाँ जो जंगल थे वो लोग खत्म कर रहे थे, तो जो पेड़ काटने के लिए जैसे ही वो आया करते थे तो लोग जो क्या करते थे पेड़ों को चिपक जाते थे और फिर उन्हें काटने नहीं देते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर इनको काटना है तो उसके पहले तुम्हें हमें काटना पड़ेगा, तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए मूवमेंट का नाम जो है चिपको मूवमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने फिर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को रेस्ट्रिक्ट किया ये करके, ठीक है, और एफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो फार्मर सिटीजन ग्रुप्स जो थे और उन्होंने जैसे यहाँ पर हमें देख रहे हैं टहरी और नवदानिया में इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया, ठीक है, जिससे क्या थे कि एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। यानी बीज बचाओ आंदोलन जो था ये टहरी और नवदानिया में जो हुआ है, यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट टाइप की क्रॉप प्रोडक्शन किया, फिर वो भी मतलब बिना केमिकल्स को यूज़ किए, बिना फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ किए, ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने खेती की, और फिर देखा कि उसके इकोनॉमिक एडवांटेज भी बहुत से हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा वो किया प्रोत्साहित। तो अब देख लेते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था इन द ईयर 1988, ठीक है। सबसे पहले उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि हमने जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना उनको भी इन्वॉल्व किया था मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी जो हमारे फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो चुके हैं उनकी मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन में हमने लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ के एरिया में जो रहती हैं वो उस फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा जानती हैं। अगर वो ज़्यादा जानती हैं तो क्यों ना हम उन्हीं को अवेयर करें उनकी कंजर्वेशन को लेकर, ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। अब JFM जो है डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी एक लोकल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसके तहत वो JFM प्रोग्राम उस फॉरेस्ट में लगाया जाएगा, दैट अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटी ऑन द डिग्रेडेड लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जिस डिग्रेडेड लैंड को मैनेज कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन भी उन्हीं के में ही होना चाहिए, ठीक है। इनका मेंबर्स जो होते हैं इस कम्युनिटी के जो इस प्रोग्राम में पार्ट लेते हैं उनको भी थोड़े बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस रिस्टोरेशन के काम में अगर हाथ बटा रहे हैं तो थोड़ा बेनिफिट तो देना पड़ेगा ना, तो ये उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे देते हैं, यानी लकड़ी छोड़कर बाकी के जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें इनको थोड़ा बहुत शेयर दे देते हैं। एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, यानी जो भी ये प्रोटेक्शन सक्सेसफुल उसमें जो हेल्प करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत उसमें से शेयर दे दिया जाता है, तो वो लोग भी खुशी खुशी प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया में फिर अब जैसे उड़ीसा में ये चला था 1988 में, तो देखा देखिए इंडिया में भी बहुत सी जगहों पे ये प्रोग्राम चलाया गया जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ये काम था इसको आगे चलाया, ठीक है। और इसमें जो है हम सिर्फ वही इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अलाउ करते हैं जो कि पीपल सेंट्रिक हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हो, यानी पीपल सेंट्रिक मतलब लोगों के काम आए, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो यानी एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग हो यानी उसके कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हों। तो ये है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो चैप्टर हमारा एंड होता है गौतम बुद्ध की इस सेइंग के साथ, द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस
benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the X-Men who destroy it. यानी बुद्धा इसमें कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो जो है बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड काइंडनेस शो करते हैं, ठीक है। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बेनिवोलेंस होते हैं, ठीक है। एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस, और वो अपने जीवन यापन के लिए कोई डिमांड भी नहीं करते। और फिर वो जो है हर वक्त सिर्फ अपनी जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ देते ही हैं, ठीक है, दूसरों को, तो कुछ डिमांड नहीं करते। और फिर क्या होता है कि जो लोग इनको काटने आते हैं ना, ये उन लोगों को भी छाया देते हैं बिना मांगे, ठीक है। तो मतलब बुद्धा जो है वो मतलब यही बोलना चाह रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज की जो है वैल्यू करनी चाहिए, और जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप मुझे इस जीमेल आईडी पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।